एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, जो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए कॉमन प्रैक्टिस जो आपका टेस्ट सीरीज नंबर 23 है वो करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले 22 जो है टेस्ट सीरीज आप लोग का कॉमन जो पेपर होगा 6 से लेकर 12 में सारे साथियों में 40 नंबर का उसका करवा चुका हूँ 22 टेस्ट सीरीज। अगर नहीं देखें तो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाते लगाते आपको जो है 40 नंबर का पेपर है उसका इतना अनुभव हो जाएगा कि आप जो है एग्जाम में बैठेगा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। साथ ही साथ आपको पता होगा इसमें जो है सारा सब्जेक्ट कॉमन है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो 40 नंबर का सेट आप लगाते रहिए कंटिन्यू, कुछ करने का ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको और जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है वो तो मैं करवा ही रहा हूँ। जैसे हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है 9th 10th का, ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्लास 6 क्लास NCERT का ज्योग्राफी जो है आपका कंप्लीट हो चुका है और पॉलिटी स्टार्ट हुआ है बहुत जल्दी, पॉलिटी भी आपका ख़त्म हो जाएगा और हिस्ट्री भी। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं आज जो है कॉमन पेपर जो आपका 40 नंबर का है उसका टेस्ट सीरीज नंबर 23। बाकी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि पता है आपको जो है किसी भी समय जो है आपका नोटिफिकेशन गिर सकता है। बार बार जो है 2 बार 3 बार पेपर में आ चुका है, तो कभी भी जो है आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो तैयारी आप रखिए, और ये बात तय है कि आपका एग्ज़ाम जो है 1 महीना से ज़्यादा समय देगा नहीं। एग्ज़ाम ले लेगा, भले ही उसको रिजल्ट देने में 4 महीना लगे 5 महीना लगे, लेकिन ये तय है कि आपका एग्ज़ाम जो है 1 महीना नोटिफिकेशन के बाद के अंदर ही हो जाना है। ठीक है, जैसा कि BPSC 7th फेज में हुआ था। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं, सीरियस थोड़ा हो जाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जीके का जो है कॉमन पेपर का, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्न में से किस जिले में सबसे कम जो है महिला साक्षरता है। मतलब साक्षरता का मतलब होता है पढ़ा लिखा होना। तो कह रहा है कि सबसे कम जो है महिला कहाँ पे पढ़ी लिखी है, कहाँ पे साक्षर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सहरसा जिला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में थोड़ा कुछ डिटेल में जान लीजिए। इसको जानने से पहले, जैसे बिहार में अगर ओवरऑल सबसे कम साक्षरता दर देखा जाए, सबसे कम, ठीक है, 2011 के अनुसार जो है आपका, तो पूर्णिया जिला का, किसका है, पूर्णिया जिला का। ठीक है, अब बिहार का जो है जनसंख्या थी, क्या कहते हैं, साक्षरता कितना था, तो 61.80% क्या है ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल कितना है 61.80%। लेकिन पुरुष साक्षरता बिहार में कितना है, तो 71.2% है, और महिला जो है आपका 51.5%। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जाता है। और बिहार की महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम कहाँ का है, तो सहरसा का है। लिंगानुपात बिहार का पता होना चाहिए आपको, 2011 के अनुसार कितना है, तो 918 है। और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन है, तो रोहतास है। कौन है, रोहतास। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे करा कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सी जो है बिहार में स्थित झील है। अब बताइए कौन सा झील है, आप खुद अनुमान लगा के बताइए। तो आपका हो जाएगा अनुपम झील। ठीक है, अनुपम झील जो है आपका बिहार में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी जो है आपका सांभर झील कहाँ पे है, तो राजस्थान में। कहाँ पे सांभर झील, सुखना झील जो है आपका कहाँ है, तो वो ध्यान रखिएगा आपका चंडीगढ़ में। अनुपम झील जो है आपका बिहार के कैमूर जिला में है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। ठीक है, चंपारण में जो नील आंदोलन हुआ था उसके राष्ट्र लेवल के नेता कौन थे, तो आपको पता होगा महात्मा गांधी जी थे। 1917 में आंदोलन हुआ था, और चंपारण के ही पश्चिमी चंपारण के राजकुमार शुक्ल जो है तिनकटिया विवाद को सुलझाने के लिए महात्मा गांधी को बुलाए थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु तंबाकू कानून बनाने वाले दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो बताइए कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो है एक छोटा सा देश है, बहुत सुंदर है। आगे कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2020 में गोल्डन बूट अवार्ड जो है किसे मिला है। 2020 का बोल रहा है, ठीक है ना। हालांकि फीफा विश्व कप 2020 में नहीं हुआ था, 2022 में हुआ था। ये जो मिस प्रिंट है 2018 के बाद जो है 2022 में 4 साल में होता है। जैसे वर्ल्ड कप होता है ना क्रिकेट में, उसी तरीके से फुटबॉल में जो वर्ल्ड कप होता है 4 साल बाद होता है। बहुत ज़्यादा क्रेज समझिए कि पूरा यूरोपियन कंट्री और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका सब यही गेम खेलता है। ठीक है, क्रिकेट तो ये कुछ मिला के 7-8 गेम सही से कंट्री भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फीफा विश्व कप 2022 में जो गोल्डन बूट का अवार्ड जीता था वो कौन था, तो आपका केलियन एम्बापे था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसमें जो है सही है, ध्यान रखिएगा केलियन एम्बापे ही जो है आपका गोल्डन बूट अवार्ड लिया था।
ठीक है। और जीता कौन था, तो लियोनेल मेसी का टीम जीता था, अर्जेंटीना, ठीक है। किसको हराया था, तो फ्रांस की टीम को हराया था। और इससे पहले जो 2018 में जो आपका हुआ था, 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जो है फ्रांस किसको हराया था, तो क्रोएशिया को हराया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुखविंदर सिंह और जो है सुक्खू बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस पार्टी के हैं। आगे कह रहा है कि यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्व का विद्यालय कौन सा बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल का, ठीक है। आगे कह रहा है कि शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से होता है। एक तरीके से कह सकते हैं सूखरा टाइप का रोग कह सकते हैं, स्किन वगैरह में जो होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी का नाम ध्यान रखिएगा, स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। चलिए आगे कह रहा है कि वायु का वेग संबंधित है किससे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दाब प्रवणता से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आपका जो है बेरिलियम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ऐसा कुछ होता है कि ये फर्स्ट ग्रुप होता है आपका और ये सेकेंड ग्रुप होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप जो है इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ एलिमेंट जो इसके होते हैं, इसके मतलब जस्ट नीचे वाले से अपना जो संबंध बनाते हैं, और वो संबंध ऐसा रहता है कि एक्चुअली में इसका कैरेक्टर बहुत हद तक मिलता रहता है, प्रॉपर्टी जो है इसका गुणधर्म और इसका गुणधर्म मिलते रहता है। तो इसी क्रम में जो बोला गया है कि एल्युमिनियम जो है, देखिए एल्युमिनियम हो गया, ये हो गया पहला, दूसरा हो गया, इसी तरीके से और भी है, पी ब्लॉक में आ जाता है। तो वही पूछ रहा है कि एल्युमिनियम का संबंध जो किससे मिलता है, तो ध्यान रखिए किससे मिलता है, तो बेरिलियम से मिलता है। जैसे लिथियम का जो है डायगोनल रिलेशनशिप किससे बनाता है, तो ध्यान रखिएगा लिथियम जो आपका मैग्नीशियम से बनाता है, ठीक है। ये पूछता है, दो चार कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 287 है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। 287 का मतलब क्या होगा, देखिए जो है इसके एटम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 7 है, ठीक है। आपको पता होगा कार्बन का कितना होता है, 4 होता है एटम सेल में, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1 होता है, तो इसका तो 1 होगा, जिसको मैटर है। हीलियम में क्या होता है, तो कोई एटम सेल में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, 2 ही होता है इसका परमाणु संख्या। चलिए आगे कह रहा है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ा पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रकथन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के दुगुने के बराबर होती है, बिल्कुल सही है। जैसे आपने पढ़ा होगा, ये जो सी होता है वक्रता त्रिज्या को सी से डिनोट करते हैं, 2f के बराबर होता है, ठीक है। दर्पण वगैरह पढ़े होइएगा, ठीक है, दर्पण जो इसको काट के इसे बनाया जाता है, तो ये हो गया सी जो होता है, यहाँ फोकस रहेगा, यहाँ पे सी रहता है, इस तरीके से होता है। आगे कह रहा है कि अस्थि के आधार द्रव्य व सीन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक का मतलब हो गया जो कार्बनिक नहीं, ऑर्गेनिक नहीं हो, मतलब इनऑर्गेनिक हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 62%। आगे कह रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जो है रिपीट भी करता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन के, ठीक है, विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। आगे कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायन किसके संबद्ध थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर नृपति के। आगे कह रहा है कि सर्वाधिक जो है सशक्त पेशवा कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव जो है प्रथम। पेशवा जो है मराठा लोग को बोला जाता था, ठीक है। आगे कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, सर तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के स्वाधीनता स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है,
तो आपने बहुत सुना होगा उसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा, जो है लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था? और जो है इसमें याद रखिएगा 1828 में, ठीक है। ये सब जो है गांधी जी सबसे बहुत सीनियर है, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा इसके बारे में, क्योंकि बचपन का नाम उसका मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका था। ये बहुत पूछता है, ठीक है। इस पर जो मूवी बन चुका है, कंगना रनावत जो है उसमें लीड एक्टर का जो है एक्ट्रेस का रोल की थी, मणिकर्णिका, ठीक है। हालांकि बचपन में उसको जो है प्यार से लोग मनु भी बुलाते थे, ठीक है। बाकी उसके माँ का नाम जो था भागीरथी बाई था, ठीक है। पिता का नाम जो है मोरोपंत तांबे था। इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें ध्यान रखना है, जो बीपीएससी 7th फेज में भी पूछा था कि जो है उस समय 1857 का जो विद्रोह चल रहा था, तो जिसे हमारे तरफ से विद्रोह को जो है आग देने वाला था, मतलब उसी तरीके से अंग्रेज की तरफ से दबाने वाले थे, तो उसमें हीरोज थे, ठीक है। और झांसी वाले एरिया में उन्होंने कहा था कि 1857 के विद्रोह में एकमात्र लेडी जो है मर्दों के समान थी, तो लक्ष्मीबाई को बोला था। किसने? हीरोज ने। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 7th फेज में आया भी था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के सैनिक विद्रोह को स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय युद्ध के रूप में उल्लिखित किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। आगे कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति पद पर पदावधि पूर्ण होने के पूर्व रिक्ति हो जाए, तो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित रिक्ति के कितने समय के अंदर कर लिया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने तक जो है कर ही लेना चाहिए हालात में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है वानस्पतिक उद्यान कहाँ पे स्थित है? बताइए, समय है आप लोगों के पास, बताइए कितना क्या होगा इसका विश्व का जो सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल जो है बोटेनिकल गार्डन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाला ये है कि पंचायती राज जो व्यवस्था आया था, ठीक है, आपका जो है इसको जो है आपको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, और राजस्थान राज्य के नागौर जिले से जो है ये स्टार्ट हुआ था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपका धर्मपाल, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो भोपाल, क्या कहते हैं, भागलपुर में है। और भागलपुर में दो चीज़ बहुत फेमस है, एक जो है वहाँ का सिल्क जो होता है, ठीक है, सिल्क सिटी के नाम से उसको जाना जाता है। दूसरा, वहाँ पे जो है मंजूषा पेंटिंग है, जैसे मधुबनी का पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, उसी तरीके से भागलपुर में मंजूषा पेंटिंग जो बहुत फेमस है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी भागलपुर में है। और वहाँ का जो एगो नौगछिया जगह है वो जो है केला उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। चलिए आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है नीदरलैंड के हेग शहर में, ठीक है। हालांकि नीदरलैंड को ही पहले हॉलैंड के नाम से जानते थे, ठीक है। ये सब जो है ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत ही ये सब देश आता था। आगे कह रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान के, आपको पता होगा गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। इनके पिता जो है साकीगण के मुखिया थे। जन्म के कुछ ही दिन के बाद जो है इनके माँ का मृत्यु हो गया, और इनका जो है सौतेली माँ जैसा बोला जाता है किताब में कि उन्होंने जो है पालन पोषण किया था। उसके बाद जो है 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकल गए थे। 6 साल तपस्या करने के बाद बोध गया में महाबोधि मंदिर जो है वहीं पे जो है आपको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नदी कौन सा था? तो फल्गु नदी के किनारे, ठीक है। बहुत पूछा जाता है इस चीज़ को, इस सब चीज़ को, ठीक है। बाकी जो है गौतम बुद्ध के बारे में बहुत चीज़ है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग को बताए थे, जो बताया था कि उन्होंने कि मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, कोई भी चीज़ में हार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़िंदगी जीने का तरीका है। चलिए आगे कह रहा है कि किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिकनी मिट्टी में। देखिए कोशिका का मतलब, कैपिलरी का मतलब पहले समझिए। जैसे पहले लोग गांव घर में दिया बाती जलाता था ना, तो उसमें बथियर होता था, ठीक है। तो कोशिका एक कैपिलरी प्रोसेस के द्वारा ही जो है तेल जो है बथियर से होते हुए ऊपर जाता था और जलता था। जैसे अभी आरती करते हैं तो उसमें रुई रखते हैं ना, रुई का जो बना होता है बथियर, वहाँ भी कैपिलरी प्रोसेस के तहत ही क्या होता है, तो तेल चढ़ता और जो है बथियर जलता है।
बाकी चिकनी मिट्टी में क्या करा था, कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली का मतलब क्या होगा, मिट्टी का जो पानी होगा ऊपर जाएगा, पेड़ को मिलेगा किसमें, तो चिकनी मिट्टी में अच्छे से। चलिए यही क्वेश्चन करना चाह रहा है। आगे करा कि पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निकेल और फेरस। कभी कभी जो है ऐसे भी दे देगा, NiF कर देगा। ठीक है, इसका मतलब समझ जाइएगा, ये Ni फॉर निकेल, Fe फॉर फेरस, मतलब क्या हो गया। देखिए आयरन जो होता है 2 संयोजकता रखता है। ठीक है, 2 जो है आपका उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, Fe+2 और Fe+3। ये देखिए आयरन 2 अथी में रहता है, Fe+2 स्टेट में रहता है और Fe+3 में रहता है। +2 वाले को क्या बोलते हैं, तो अस बोलते हैं, फेरस। और +3 जिसमें ज़्यादा हो उसमें इक बोलते हैं। तो ये हो जाएगा फेरिक, ये हो जाएगा फेरस। आगे कह रहा है कि पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लौंग। ठीक है, जब भी आपके दांत में दर्द हो तो आप जो है दांत में लौंग रख लीजिए, तो जो है आपके दांत के दर्द को जो है कम कर देगा। आगे कह रहा है कि झूम खेती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, झूम खेती जो है आपका क्या है, तो काट और दग्ध खेती है। आगे कह रहा है कि सिंकोना जो है पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, और बहुत पूछता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको रिपीट होगा, बार बार देखने को मिलेगा आपको साइंस पोर्शन में। तो कौन सा, बायोलॉजी में। तो ये हो जाएगा आपका छाल जो होता है ना सिंकोना पेड़ का, उसका उपयोग जो है मलेरिया में करते हैं। और आपको पता होगा मलेरिया जो है किससे होने वाला बीमारी, न मलेरिया न बैक्टीरिया से होता है न वायरस होता है, ये जो है प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। आगे कह रहा है कि वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग करते हैं, केचुआ का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए केचुआ को जो है किसान का मित्र कहा गया, क्योंकि केचुआ जो है ना मिट्टी को खुदुर 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 करके बहुत जो है महीन कर देता है। ठीक है, इसलिए जो है और बहुत ज़्यादा देखिए महीन हो जाता है, उसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर जो हवा पानी सबका प्रवेश जो ईजिली होता है। यही कारण है कि पहले जो है था खेती वगैरह जो है केचुआ वगैरह जो है जल्दी नहीं मारा जाता था। ठीक है, अब धीरे धीरे इसका संख्या कम रहा, तो इसलिए मतलब उपजाऊ के दृष्टिकोण से अगर देखिएगा, खेती के दृष्टिकोण से केचुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कितना बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कह रहा है कि ए बी और सी के दक्षता का अनुपात 5:3:8 है। देखिए ABC हम लिख देते हैं, सबसे पहले उसका दक्षता इसे लिख लीजिएगा, 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 3 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है ना, ABC का जो है दक्षता कितना है, तो 5, 3 और 8 हो गया। ठीक है ना, कह रहा है कि वो एक कार्य को मिलकर एक साथ मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा 30 दिन में पूरा कर लेगा तीनों मिलके, तो तीनों मिलके दक्षता कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 11। देखिए 5, 3, 8, सॉरी 8 कितना हो जाएगा, 16 दक्षता हो गया कुल, तीनों मिला के 30 दिन काम करेगा। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 480 जो है काम है, 480 कार्य है, तीनों मिला के कार्य कर रहा तो खत्म कर दे रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए कुल कार्य तो आपको समझ में आ गया, कुल कार्य कितना है, तो 480 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, बाकी कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया, तो ए और ए का क्या है दक्षता है 5 है, बी का 3 है, तो ए और बी का मिला के दक्षता कितना हो गया 8। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा आप। 20 दिन तक काम किया, 20 दिन तक काम किया, 20 से गुना कर दिया, 160 जो है कार्य ये कर लिया ए और बी को मिलकर। मतलब 480 में से 160 घटा दीजिए, क्योंकि ए और बी मिलकर 160 तो खत्म कर चुका है 20 दिन में, तो 480 में से 160 घटाइए तो कितना बचेगा, 320। 320 कार्य जो है किसको, तो सी को अकेले काम करना है। तो कह रहा है कि बचे हुए कार्य को सी को अकेले कितने दिनों में पूरा करना होगा, तो सी का दक्षता कितना है 8 है, तो 8 से भाग दे दीजिए, कुल कार्य 320 जो बचा हुआ है तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, काट कूट करके क्या आ जाएगा 40 दिन आ जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसके बिक्री में X% की वृद्धि हुई है। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है तो यक्स का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आप समीकरण बैठाना सीख जाइए। कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की जो है कमी हुई, पहले तो हम क्रय मूल्य मान लेते हैं वस्तु का जो खरीद के है, तो इसको हम 100 मान लेते हैं, 100 पे ठीक रहेगा, 100 रुपया है। ठीक है, 20% की कमी हुई मतलब 80 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो गया, तो 100 रुपया क्रय मूल्य था। ठीक है, इस तरीके से बाकी क्या करा कि तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई है। ठीक है, वस्तु के मूल्य में अगर 20% की कमी हुई है तो उसके बिक्री में कितना हुआ, X% की वृद्धि हुई है। ये हो जाएगा 100 + X बटे क्या हो जाएगा 100,
इसको हम क्या कर सकते हैं, तो कह रहा है कि राजस्व प्राप्ति में 60% की कुल वृद्धि होता है। राजस्व पहले कितना था, 100 रुपया। राजस्व का मतलब होता है जो कुल मिला के खर्चा होता है पैसा वगैरह, उसी को बोलते हैं। तो 100 रुपये में क्रयमूल था, जो है आपका 60% की राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई तो क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। इधर 160/100 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप कट कुटा के जो है एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा। एक्स का वैल्यू जो आएगा कितना आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे कह रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या है, 4 cos थीटा है। तो साइन थीटा इंटू cos थीटा का मान निकालिए। जब देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है ना, तो कुछ दिमाग नहीं काम करेगा, तो सिंपल मेथड पे एकदम जाइएगा, ज़्यादा जो है दिमाग लगाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। साइन थीटा क्या बराबर 4 cos थीटा है, तो समीकरण का नियम से हम क्या करेंगे, उस cos थीटा को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो 4 cos थीटा है, तो इसमें जो हम cos थीटा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है इधर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा 4 का 4 इधर रहने देते हैं। देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा साइन थीटा बटे cos थीटा आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। tan थीटा बटे क्या हो गया, 4। अब इसको हम क्या करेंगे, जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर ड्रॉ कर लेंगे। जैसे आपको पता होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज में जो है हाइपोटेनस या कर्ण हमेशा फिक्स होता है। का जो उसको क्या होता है, तो वो जो होता है 90 डिग्री के सामने का जो है भुजा होता है। बाकी जो आपका लंब आधार चेंज होता रहेगा। जैसे इस एंगल को हम लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, और इस कोण को लीजिएगा तो इसको सामने का जो हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो लंब आधार कोई इशू नहीं रहता है, क्योंकि वो चेंज होते रहता है, एंगल के हिसाब से डिपेंड करता है। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि वो जो है 90 डिग्री के सामने का जो है भुजा होता है। देखिए tan थीटा क्या होता है आपको पता होगा, लंब बटे आधार, तो 4/1 कर लेते हैं, ठीक है। ये हम इसी को एंगल मान के चले, तो ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो गया 4 और ये हो गया आधार। कर्ण क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख देता हूँ 17, ठीक है। 16 + 1, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप B.Ed के साथ ही है, इतना बेसिक तो आपको आता होगा। अब क्या कर रहा है, साइन थीटा इंटू cos थीटा निकालिए। साइन थीटा क्या होता है आपको पता होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, 4/√17। और देखिए cos थीटा क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है 1, कर्ण क्या है √17, ठीक है। तो ऊपर से गुना कर लीजिए तो 4 हो जाएगा, √17 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 4/17 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा दिमाग ला के लेंदी नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 जो है ABCD एक समलंब है, जिसमें AB जो है DC के समानांतर है, और उसके विकर्ण P पर मिलते हैं। यदि AP बराबर इतना है, PC बराबर इतना है, BP बराबर इतना है, PD बराबर इतना है, तो DB की लंबाई कितना होगा बताइए। देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, उसको ड्रॉ कीजिए। देखिए ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, एक जोड़ी भुजा जो होता है समानांतर होता है। मतलब 4 भुजा में से कोई 2 आपस का समानांतर होगा, 2 जो है समानांतर नहीं होगा। तो देखिए ये जो है आपस में समानांतर है, तो इसको हम लिखते हैं A, यहीं से लिख देते हैं A, ये हो गया आपका B, ये हो गया C, ये हो गया D, ठीक है। चलिए साफ से बना देता हूँ ताकि खोजमोज ना हो जाए। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे बोलता है करते जाइए। कह रहा है कि उसके विकर्ण जो है P पर काटते हैं। ये विकर्ण हो गया, एगो एगो हो गया ये विकर्ण। तो ये कहाँ पे काट रहा है, तो ये जो हो गया आपका पॉइंट जो है P है। ध्यान रखिए ये क्या पॉइंट है, P है, ठीक है। अब कह रहा है कि AP जो है ये P, इसका लंबाई कितना दिया, A दिया गया है। PC का लंबाई A दिया गया है, ठीक है। DP जो है आपका जो है DP जो है इसका लंबाई ये दिया गया है, और PB का लंबाई जो है आपका ये दिया गया है। तो कह रहा है कि DB की लंबाई बताइए। DB जो है आपका ये पूरे का लंबाई पूछ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, पूरे का लंबाई पूछ रहा है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, तो आप जो है उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। फिगर एक साइड में बनाता हूँ, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका A, क्या हो जाएगा A, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ये हो गया ऐसे, ये हो गया आपका P हो गया, ठीक है। देखिए अब इसको जो है क्या करना है, तो इसमें एक परपट्टी होता है, जिस विकर्ण पे काटता है समलंब चतुर्भुज का, तो आपस में जो है उसके जो है खंड बराबर होते हैं, उसका रेशियो। जैसे ये हो गया आपका AP बटे PC, AP बटे PC जो हो जाएगा BP बटे क्या हो जाएगा PD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आपको बाकी जो है सबका जो है दिया गया है, लंबाई जो दिया गया है किस में, तो x में दिया गया है। इसको पुट कीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू निकालिएगा तो DB का लंबाई पूछ रहा है। x का वैल्यू निकालने के बाद आपको पता है DB क्या है, तो BP + PD है, तो उसमें पुट करके x का वैल्यू आप उसका भी लंबाई निकाल सकते हैं। कुछ खास है नहीं, ठीक है। बस
इसको फॉलो करवाना है। इस एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवाइए और एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा कि सुधा जो है अपनी आय का 15% बचाती है। मान के चलिए 100 रुपया कमाती है तो 15% बचा ले, मतलब 15 रुपया उसका बच जाता है। कह रहा यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बताइए। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाना, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा आई फॉर इनकम। ठीक है, ई फॉर लिखेंगे एक्सपेंडिचर होता है, इसको जो है क्या बोलते हैं, व्यय बोलते हैं। यस फॉर सेविंग हो गया, चाहे सीधा हम हिंदी में लिख देते हैं, क्या कंफ्यूज होइएगा आप लोग। ठीक है, ये हो गया आय, ये हो गया व्यय, ये हो गया आपको बचत। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि आय हम मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, शुरू में कह रहा है 15% बचाता है, तो बचत क्या है, जो आपका सेविंग जो आपका 15 रुपया। ठीक है, तो 15 रुपया बचा लेता है तो इसका मतलब 85 रुपया तो उसका खर्चा हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा है कि यदि उसका व्यय जो है 20% बढ़ता है, व्यय जो है 20% बढ़ा मतलब ये जो है 85 का 20% बढ़ जाएगा। तो आपको पता है कि 100 में 20 रुपये बढ़ेगा तो 85 में कितना बढ़ जाएगा, तो 17 रुपया बढ़ जाएगा उसका व्यय। ठीक है ना, अरे समझ में आ गया होगा। बाकी कह रहा है कि बचत में 60% की वृद्धि होती है, इसमें जो है 60% की वृद्धि हो रही है। पहले 15 रुपया बचा रहा था 100 रुपया में, तो अब जो है 60% जो 15 का वृद्धि हो गया। 15 का 60% कितना होगा, तो उसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 100 का जो 60% 60 रुपया होता है, तो मुरकटाइए मार लीजिएगा। ठीक है, 15 का कितना हो जाएगा, तो 9 रुपया आ जाएगा। ठीक है ना, तो पहले जो व्यय था 85 रुपया था, अब जो है 17 रुपया और जो है बचा ले रहा है, सॉरी खर्चा कर दे रहा है ज़्यादा। बचत जो पहले 15 रुपया था तो 9 रुपया और जो है सेविंग कर ले रहा है, बचा ले रहा है। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आना चाहिए कि 17 रुपया जो है इस अति कहते हैं इसको, ये जो हो गया आपका 85 या 17। ठीक है, टोटल मिला के कितना हो गया इसका, तो व्यय हो गया 102। ठीक है ना, और जो है आपका जो बचत कितना हो गया 124, सॉरी या देखिए खर्चा कितना हो गया 85 17 102, और बचत कितना हो गया 15 9 24 हो गया। तो देखिए खर्चा जो है वो आप कर ले रहा है 102 रुपया, बचा रहा है 24 रुपया, 24 रुपया बचा रहा है और 102 रुपया खर्चा कर रहा है। इसका मतलब कमाई कितना रहा होगा उसका 126 रहा होगा कि नहीं, बिल्कुल रहा होगा। तो कह रहा है कि उसकी आय में लास्ट में क्या पूछा गया है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले इसका आय कितना माने थे 100 रुपया माने थे, अब जो है आय कितना हो गया 126 रुपया, मतलब 26% की वृद्धि हो गई है। आगे कह रहा है कि नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण से प्रत्येक अंतःकोण का अनुपात जो है 3:1 है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या है। कह रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण से प्रत्येक अंतःकोण का अनुपात 3:1 जो है 1 है। बाह्य कोण कितना हो गया, तो इसको हम अनुपातिक राशि 3x मान लेते हैं, और अंतःकोण क्या हो जाएगा, तो 1:x हो गया। आपको पता होगा किसी भी बिंदु का जो है बाह्य कोण प्लस अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 4x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री आ गया। अब आपको पता है बाएं को तो हम क्या था, बाएं कोण जो था x था। ठीक है, 1 अनुपात में था तो x हो जाएगा। तो बाह्य कोण 45 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, बहुभुज का जो संख्या कैसे निकालते हैं, तो 360 डिग्री बटे बाह्य कोण, बाह्य कोण कितना है 45, तो ये हो जाएगा 45 से 8 भाग में कट जाएगा, तो अष्टभुज है। ठीक है ना, कितना है, तो बहुभुज की संख्या कितना है, तो बहुभुज मतलब क्या आ गया, जो है अष्टभुज है जिसमें भुजा की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। आगे कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई जो है क्रमशः 5:3 के अनुपात में है। यदि लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क जो है पड़ेगा, बताइए। देखिए इसका एक सिंपल सा ट्रिक भी होता है। ठीक है, जैसे 20% लंबाई को बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल पर पूछ रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसका ट्रिक होता है, जैसे 20% लंबाई बढ़ा दिया गया तो इसको प्लस 20% लिख दीजिए। ठीक है, सिंपल में ऐसे प्लस 20% हो गया, चौड़ाई घटा दिया जाए तो माइनस 20% हो गया, माइनस में 20 गुने 20 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट कूट कर लीजिए, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 में से माइनस 20 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा -4% क्या हो जाएगा, तो -4% का मतलब क्या हो गया 4% हानि। कुल मिला के मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे एक ट्रिक होता है,
लंबाई चौड़ाई अगर घटा बढ़ा रहा है तो उसके क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो उसका ट्रिक क्या होता है, अगर लंबाई को हम ए मान लेता है, चाहे यल मान लेता है, चौड़ाई को बी मान लेता है, तो क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा, तो क्षेत्रफल में जो चेंज आएगा उसको क्या किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा यल प्रतिशत प्लस बी, ठीक है ना, वो साइन ले लीजिएगा, अगर बढ़ रहा है तो प्लस में, घट रहा है तो माइनस में, ठीक है, माइनस यल इंटू बी बटे क्या हो जाएगा, माइनस यल इंटू बी प्लस क्या करना है, एल बी बटे 100 कर देना, ठीक है। बाकी पुट कर दीजिए, अगर लंबाई बढ़ रहा है तो प्लस में, चौड़ाई बढ़ रहा है तो प्लस में, घट रहा है तो माइनस में, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि फाइनल चेंज जो है क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अगर माइनस में आंसर आ जाए तो जो है कमी हो जाएगा क्षेत्रफल में, और अगर प्लस में आ जाए इसका मतलब बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4% की जो हो जाएगा कमी हो जाएगा। बाकी एक सिंपल सा नियम आपको पता ही होगा, अगर उससे बनाना चाहते तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 दिया, इसका मतलब 5x 3x हो जाएगा, क्या लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा, 5x 3x हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 15x² हो जाएगा, ठीक है। ये पहला वाला हो गया, पहला वाला न्यू अति ओरिजिनल का, ठीक है। अब जो है फाइनल पूछ रहा है कि लंबाई में 20% बढ़ा दीजिए, लंबाई कितना है 5x का 20% बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 5x का 20% जो बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120% हो गया, ठीक है ना। तो 120/100 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 6x आ जाएगा, ठीक है, 120% हो जाएगा, मतलब 120/100 हो गया, इसको हटाएंगे प्रतिशत को तो ये 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 हो गया, 2 छक 12 हो गया, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, ये 6x हो गया लंबाई, और चौड़ाई जो था आपका 3 अनुपात में था, 3x को क्या करना है, जो है 20% कम कर देना है, तो 3x को जो 20% कम करने का मतलब क्या हो गया, 80/100 हो गया, ठीक है। इससे ये कट गया तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 12x/5। अब जो नया जो आपका लंबाई आया कितना आ गया, 6x, चौड़ाई कितना आ गया 12x/5, ठीक है। तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 72x² बटे आपका जो है 5 आ जाएगा, पुराना कितना है तो 15x² है, 72x² में से 15x² घटाइए, ठीक है, बट्टे में जो आपको पता है ओरिजिनल क्या क्षेत्रफल, तो 15x² और गुने 100 कर दीजिए, वही आपका रिजल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस से जाएगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर आपका स्पीड ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं तो सीधे क्या करना है, एल प्लस बी प्लस एल इंटू बी बटे 100 करके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुआ कि घटोतरी हुआ उसको जो है पुट कीजिए और निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये था साथी आपका टेस्ट सीरीज नंबर 23, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब साथी बहुत ही जल्दी जो है मैं आप लोग का प्रैक्टिस सेट भी लाने जा रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा कि जो है 1-2 दिन में आप लोग का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर नहीं जुड़ा है तो चैनल से जुड़ जाइए, बाकी साथियों में शेयर करते रहिए। और दूसरा बात, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं, 9th-10th का लगभग जो है नोट्स कंप्लीट होने के कगार पे है, बहुत जल्दी जो है 6 to 8 का भी नोट्स पे काम चल रहा है, और उसके बाद 11-12 पे क्यों प्राइस कुछ खास नहीं रहेगा, एकदम नॉर्मल प्राइस रहेगा, आप उस पर अगर जीरोक्स कराने भी चाहिएगा तो उससे ज़्यादा आपको पड़ेगा, ठीक है। तो अब एकदम नॉर्मल प्राइस पे आपको जो है मिलेगा नोट्स, और वो नोट्स से आपको जो है टकराने का पूरा चांस रहेगा, क्योंकि जो स्टेट वगैरह तैयारी किए हैं साथी उन लोगों को पता है, ठीक है साथी। तो ये था आपका टेस्ट सीरीज नंबर 23, लगाते रहिए कंटिन्यू, आप पढ़ते रहिए अच्छे से, क्योंकि एग्जाम आपका किसी भी समय नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है साथी। तो चलिए लेते हैं विदा, जय हिंद जय भारत।